दोस्तों, आप लोगों ने बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवीज में एक हिटमैन, एक गैंगस्टर, एक शार्प शूटर जरूर देखा होगा, जिसको पैसे दिए जाते हैं या इन लोकल टर्म सुपारी दी जाती है किसी भी शख्स को मारने के लिए। लेकिन ये तो है फिल्मी हिटमैन। पर क्या आप जानते हैं कि रियल लाइफ में भी कुछ ऐसे यूनिक, कुछ ऐसे पुरस्कार लोग होते हैं जिन्हें कहा जाता है इकोनॉमिक हिटमैन। आखिर कौन होते हैं ये हिटमैन? इनका मकसद क्या होता है? इन्हें इकोनॉमिक हिटमैन क्यों कहा जाता है? इनका तरीका वारदात क्या होता है? मींस हाउ डू दे ऑपरेट? और क्या पाकिस्तान में भी इकोनॉमिक हिटमैन मौजूद हैं? आज की वीडियो में इन सब क्रिटिकल सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि मैं इन इकोनॉमिक हिटमैन्स के बारे में क्या सोचता हूं। सो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल इशू के बारे में जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। दोस्तों, पिछले 4 सालों में मैंने अपने इस चैनल बुक बडी पर आप लोगों के लिए 200 से ज्यादा बुक रिव्यूज किए हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है अपनी पहली किताब पब्लिश करने का और मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है आप लोगों को अनाउंस करते हुए कि मेरी पहली किताब रीडिस्तान मार्केट में आ चुकी है। मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए किताब लिखी है और डिजाइन की है। इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्फ हेल्प, हिस्ट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, क्लासिक्स, यू नेम इट, इट हैज इट। एक बात मैं आपको गारंटी कर दूं कि दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट बुक्स यू विल बाय इन योर एंटायर लाइफ। सो गो एंड ग्रैब रीडिस्तान टुडे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में 2 मुल्क ऐसे थे जो सुपर पावर की हैसियत रखते थे। एक था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा सोवियत यूनियन। दूसरी जंग अजीम के बाद इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक कोल्ड वॉर, एक सर्द जंग का आगाज हुआ। यह कोई फुल फ्लैज जंग नहीं थी, बल्कि एक खामोश जंग थी जिसमें इन दोनों मुल्कों का मकसद था अपने आप को नंबर 1 ग्लोबल सुपर पावर बनाना, अपने इन्फ्लुएंस को दुनिया भर में कायम रखना, मिलिटरीली अपने आप को आगे बढ़ाना, टेक्नोलॉजी में एक दूसरे से बाजी ले जाना और अपने एलाइज यानी कि अपने दोस्त मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना। यूएसए आपको पता है एक बहुत ही कंपेटिटिव मुल्क है। दे ऑलवेज वांट टू बी एट द टॉप। यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि वो मुल्क जो हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे और जिनके पास रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे काबू करना है। बाय 1960s दे हैड अ प्लान एंड दैट आंसर वाज इन द शेप ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन्स। इकोनॉमिक हिटमैन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जिनका काम होता है हर वो काम करना जिससे यूएस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। दे डू ऑल द डर्टी वर्क टू कीप द कंट्रीज अलाइंड विद यूएस। ये इकोनॉमिक हिटमैन सीक्रेट एजेंट की तरह काम करते हैं और इनका हथियार होता है परसुएशन, एक्सटॉर्शन और मिसलीडिंग इकोनॉमिक रिपोर्ट्स। लेकिन सवाल ये बनता है कि ये सब करने का मकसद क्या है? मकसद है इन मुल्कों को मजबूर करना कर्जे लेने के लिए यूएस और उसके सपोर्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। अब यहां पर फिर एक सवाल बनता है कि इस कर्ज लेने से होता क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल ह्यूमन बिहेवियर है। जब भी आप किसी से कर्ज लेते हैं तो आप बैकफुट पर चले जाते हैं। जो कर्ज देता है आपको, वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है, आपके साथ खेल सकता है, आपको कमांड दे सकता है कि 282 रुपए का पेट्रोल कर दो एंड दिस विश लिस्ट कैन गो ऑन एंड ऑन। ये इकोनॉमिक हिटमैन जब गरीब और मजबूर मुल्कों को कर्जा दिलवाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उस मुल्क के साथ बहुत हमदर्दी रखते हैं एंड दे वांट टू हेल्प दैट कंट्री, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही कोवर्ट मकसद होता है। मकसद होता है उस मुल्क को इन्फ्लुएंस करना, पॉलिसी डिसीजंस अपनी मर्जी के करवाना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस मुल्क के नेचुरल रिसोर्सेज पर अपना कब्जा कायम कर लेना, उसको कर्जे के एक ऐसे विशियस साइकिल में फंसा देना जिससे वो कभी ना निकल सके। ये जो इकोनॉमिक हिटमैन होते हैं ना, ये बहुत ही शातिर और तेज लोग होते हैं। ये उस मुल्क के सरबराह को कुछ डॉक्टर्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दिखाते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं कि भाई ये पैसा लो, ये कर्जा लो, इस कर्जे को लेके जो प्रोजेक्ट्स तुम अपने मुल्क में लगाओगे उससे तुम्हारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर वो मान जाता है तो ठीक, अगर नहीं तो उसके खिलाफ मिलिट्री कू करवा देते हैं या इलेक्शंस में रिगिंग करके, धांधली करके उसको एक ऐसे बंदे से रिप्लेस कर देते हैं जो उनकी सब बातें माने, और अगर कुछ काम नहीं आता तो इवेंचुअली उसको असैसिनेट करवा देते हैं। इसकी मिसाल है 1953 का ईरानियन कू, जिसको ऑर्गेनाइज किया था एक CIA एजेंट कर्मिट रूजवेल्ट ने। इस कू का मकसद था ईरान के ऑयल रिजर्व्स तक एक्सेस हासिल करना, लेकिन यूएस ने सोचा कि दिस कैन बी वेरी डेंजरस। अगर रूजवेल्ट जैसे लोगों का दुनिया को पता लग गया तो अमेरिका विल बी इन हॉट वाटर्स
इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन थे इकोनॉमिक हिटमैन्स, जिनको प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के जरिए हायर किया जाता। और ऐसा ही एक इकोनॉमिक हिटमैन था जॉन पर्किंस, जिसने सारे ड्रामे की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी थ्रू हिज बेस्ट सेलिंग बुक द कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन। पर्किंस अपनी कहानी बताते हुए इस किताब में लिखता है कि उसने पीस कोर के लिए काम करना शुरू किया साउथ अमेरिका के एक मुल्क इक्वाडोर में। इसी दौरान वर्ल्ड बैंक ने एक प्राइवेट कंसल्टिंग कंपनी मेन को ऑन बोर्ड किया ताकि इक्वाडोर में जो इन्वेस्टमेंट की जानी है उसके लिए एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जा सके। इस इन्वेस्टमेंट का मकसद था एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम को फंड करना। ये जो कंसल्टिंग कंपनी थी ना मेन, इसका एक वीपी था आइनर ग्रीव। इसने पर्किंस को रिक्वेस्ट की कि क्योंकि तुम इक्वाडोर को इतनी डीपली जानते हो, तुम इनके सब चीजों से वाकिफ हो, लिहाजा हमारी हेल्प करो इस रिपोर्ट को बनाने के लिए। पर्किंस ने फ्रीक्वेंटली इक्वाडोर की इकोनॉमी पर रिपोर्ट्स बनाना शुरू की, जिसके बाद इवेंचुअली ही वाज हायर्ड बाय मेन एज एन इकोनॉमिक फोरकास्टर। जॉन पर्किंस ने इवेंचुअली ये रियलाइज किया कि ये मेन है तो इंजीनियरिंग कंसल्टिंग कंपनी, बट दे नेवर बिल्ड एनीथिंग। इनफैक्ट ये काम करती है एज मिडलमैन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। अगले 10 साल पर्किंस ने एक के बाद एक रिपोर्ट लिखी और इन रिपोर्ट्स का मकसद था मैसिव लोन्स को इस तरह से पेश करना कि इट सीम लाइक अ गुड आइडिया। पर्किंस ने डेटा को ऐसा घुमाया कि इंडोनेशियन लीडर्स मजबूर हो गए अरबों डॉलर का लोन लेने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए। 1973 में पर्किंस ने कमाल की निगोशिएशन की, जिसके जरिए यूएस को एक्सेस मिला सऊदी अरेबिया के ऑयल रिजर्व्स तक। ही विटनेस मिलिट्री कूज, असैसिनेशन, करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन अपनी कहानी अब लेकर आते हैं इक्वाडोर पर वापस। मिड 2000s तक इक्वाडोर ने 10 सालों के अंदर 8 नए प्रेसिडेंट्स को चुना। हर प्रेसिडेंट को या तो टॉपल किया गया या असैसिनेट किया गया या किसी ऐसे प्रेसिडेंट से रिप्लेस किया गया जो यूएस इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखे। लेकिन 2006 में इक्वाडोर में एक जबरदस्त प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सामने आया जिसका नाम था राफेल कोरिया। ही वॉज वेरी आइडियलिस्टिक एंड ही वांटेड इक्वाडोर टू प्रोग्रेस। और जो इक्वाडोर के नेचुरल रिसोर्सेज थे वो चाहता था कि वो वापस उसके मुल्क के कब्जे में आ जाए, लेकिन उसके ऊपर डेट का, कर्जे का शदीद प्रेशर था। राफेल कोरिया न्यू व्हाट ही वाज अप अगेंस्ट। कमाल की बात यह है कि उसने जॉन पर्किंस की कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन किताब पढ़ रखी थी। आईएमएफ ने कैटेगोरिकली कोरिया से कहा कि अगर तुम इक्वाडोर को कर्जे के चुंगल से निकालना चाहते हो तो जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट का पेट्रोलियम है वो ऑयल कंपनीज को बेच दो। He absolutely refused. In fact, he went a step ahead. उसने कहा कि इक्वाडोर जो सारे उसके ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको रीनिगोशिएट करेगा, क्योंकि एज पर कॉन्ट्रैक्ट अजीब सी बात है कि इक्वाडोर के जो ऑयल रिजर्व्स थे उसके ऊपर इक्वाडोर का कोई कंट्रोल नहीं था, कोई ओनरशिप नहीं थी, कोई अथॉरिटी नहीं थी, सिर्फ प्रॉफिट में शेयर था। इकोनॉमिक हिटमैन्स ने बहुत कोशिश की कोरिया को कन्विंस करने की, बट व्हेन दे फेल्ड तो उन्होंने 2010 में इक्वाडोर की पुलिस के साथ मिलके सीआईए की हेल्प के साथ एक कू करवाने की कोशिश की। लेकिन मजे की बात यह है कि मिलिट्री ने राफेल कोरिया को भरपूर तरीके से डिफेंड किया एंड ही कंटिन्यूड टू रिमेन इन ऑफिस। लेकिन इसके साथ एक और मसला हो गया। उसको अंदाजा हो गया कि उसकी पोजीशन कितनी वीक है, लिहाजा जो उसकी रेवोल्यूशनरी पॉलिसीज थी उनको राफेल ने हल्का कर दिया और 2011 में इवेंचुअली अपने मुल्क को कर्जे से निकालने के लिए जो इक्वाडोर के रेन फॉरेस्ट थे उनको ऑक्शन करना शुरू कर दिया। लिहाजा इक्वाडोर में भी इकोनॉमिक हिटमैन कामयाब हो गए। इसके अलावा ये जो हिटमैन है ये यूएस के अंदर जो बड़े बड़े बैंक्स हैं और जो कंपनीज हैं उनको टैक्स सेविंग में भी मदद करते हैं। रिसेंटली चाइना ने भी अपना इकोनॉमिक हिटमैन नेटवर्क एस्टैब्लिश किया है पूरी दुनिया में, ताकि वो भी अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सके। इन हिटमैन्स के टूल्स होते हैं थ्रेट, ब्राइब और डिसेप्शन, लेकिन इनका सबसे बड़ा हथियार होता है फियर, यानी कि डर। ये पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों को रियलाइज करवाते हैं कि तुम एक सिक्योरिटी स्टेट हो। हमारी अवाम को मुसलसल ये बात बताई जाती है कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे गेट पर बैठा हुआ है और वो तुम पर कभी भी हमला कर सकता है। लिहाजा अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपनी आजादी को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम जिस हद तक जाते हो जाओ, जितना मर्जी लोन लेना पड़े, कर्जा लेना पड़े, अपने आप को दिफाई तौर पर मजबूत करो, हथियार खरीदो, टैंक खरीदो, जहाज खरीदो। अवाम भूखी मर जाए बट यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सोवरेनिटी। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में भी इकोनॉमिक हिटमैन्स मौजूद हैं? तो जनाब इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। पाकिस्तान की जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी है वो हम लोग नहीं बनाते, वो आईएमएफ बनाता है। और जब आईएमएफ बनाता है तो वहां के जो हिटमैन्स हैं दे एंश्योर दैट पाकिस्तान रिमेन्स अंडर ऑब्लिगेशन। पाकिस्तान को फंसा के रखो, अवाम को उलझा के रखो,
पॉलिटिकल सर्कस लगा के रखो और मुल्क को हर वक्त दिवालिये की थ्रेट के करीब रखो। लेकिन मेरा दोस्तों इसमें पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही सिंपल है, और वो ये कि हम लोग कब तक यहूदी और अमेरिकी साजिश के पीछे पड़े रहेंगे। दे माइट हैव देयर ओन इकोनॉमिक हिटमैन्स। ये हमारा काम है कि हम अपने मुल्क को इतना तगड़ा करें, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, अपने मुल्क में वेल्थ क्रिएशन करें, अवाम के वेलफेयर के लिए काम करें, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल करें, प्रॉपर लैंड रिफॉर्म्स करें, अवाम को एजुकेट करें, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएं, उनके कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस लेवल को बूस्ट करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो कोई इकोनॉमिक हिटमैन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा एज अ नेशन सबसे बड़ा मसला यह है कि हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर अपना सारा ब्लेम डाल देते हैं, कभी अमेरिकी तो कभी यहूदी साजिश। कभी हम लोग कहते हैं कि सीपेक चाइना का डेट ट्रैप है, चाइना की साजिश है। कभी हम यूएस के पीछे पड़ जाते हैं, डॉलर भी लेते हैं और उसको बुरा भला भी कहते हैं। बिलीव मी, पाकिस्तान में जो भी गलत हुआ है वो हमारी अपनी वजह से हुआ है। अगर हम अपनी डायरेक्शन सही कर लें तो थिंग्स कैन गो रियली वेल फॉर अस। आई होप द सूनर वी अंडरस्टैंड दिस द बेटर इट विल बी फॉर अस। और लास्ट में मेरा सबसे बड़ा मैसेज ये है कि पाकिस्तानियों कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर बिलीव करना छोड़ दो। जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में उसके हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। इट्स टाइम वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर एक्शंस। व्हाटएवर हैज गॉन रॉन्ग विद पाकिस्तान, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अस। बाकियों को ब्लेम ना करें, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की इस कंडीशन के। एंड इफ पाकिस्तान हैज टू गो अप, द ओनस इज ऑन यू एंड मी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, let's read, learn, progress and self-actualize. Let's read Pakistan.